कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यकीन मान, आज हम एक जासूस की तरह उन सुरागों को जोड़ेंगे जिनसे ये पता चला कि हमारी पृथ्वी का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक कमाल की कहानी है। तेरे सारे नोट्स मेरे सामने हैं और हम इन्हें कहानी की तरह ही समझेंगे। तो अपनी जासूसी टोपी पहन ले, चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले, एक ऐसे आइडिया से जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। हाँ, और ये आइडिया अल्फ्रेड वैगनर का था, है ना? नोट्स में सबसे पहले यही है कि कैसे सारे महाद्वीप एक ही बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा थे। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखो, वैगनर ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि करोड़ों साल पहले आज की तरह ये 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, बल्कि ये सारे एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के रूप में जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और इस अकेली जमीन के चारों तरफ एक ही विशाल महासागर था, जिसे पैंथलासा कहा गया। एक जमीन, एक महासागर, सोचने में भी अजीब लगता है। तो फिर ये आज जैसे अलग अलग कैसे हो गए? नोट्स कहते हैं कि पैंजिया 2 हिस्सों में टूटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। सही पकड़ा। समय के साथ ये विशाल पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। जो हिस्सा ऊपर यानी उत्तर की तरफ था, उसे कहा गया अंगारा लैंड। ओके। और जो नीचे यानी दक्षिण की तरफ था, वो गोंडवाना लैंड कहलाया। वैगनर के सिद्धांत के मुताबिक जब ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड खिसकने और टूटने लगा, तो उससे आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया बना। और नीचे वाले हिस्से का क्या हुआ? गोंडवाना लैंड से तो आज के नक्शे का एक बड़ा हिस्सा बना है, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत। बिल्कुल। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी बना। तो असल में ये सभी महाद्वीप एक ही परिवार का हिस्सा हैं, जो बहुत पहले अलग हो गए थे। अच्छा। और जब ये जमीन के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, तो इनके बीच की खाली जगहों में पैंथलासा का पानी भर गया, जिससे अटलांटिक, आर्कटिक और हिंद जैसे नए महासागर बन गए। और प्रशांत महासागर। और जो उस पुराने महासागर का बचा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा है, उसे ही आज हम प्रशांत महासागर कहते हैं। कमाल है। लेकिन एक बात और है नोट्स में कि जब ये महाद्वीप खिसक रहे थे, तो इनके किनारे टूटकर छोटे छोटे द्वीप बन गए, जैसे जापान और फिलीपींस। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब इतने बड़े जमीन के टुकड़े खिसकते हैं, तो वो बिल्कुल सफाई से नहीं खिसकते। इसे ऐसे समझो जैसे कोई बड़ा सूखा बिस्किट हो और तुम उसे मेज पर खिसकाओ। हाँ, उसके किनारे तो टूटकर बिखरेंगे ही। ठीक वैसे ही जब ये महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसक रहे थे, तो इनके पूर्वी किनारे टूटकर अलग हो गए। यही टूटे हुए टुकड़े आज हमें पूर्वी एशिया के पास द्वीप समूहों के रूप में दिखते हैं। वाह, ये तो सच में एक जबरदस्त आइडिया था। पर जब वैगनर ने ये सब कहा होगा, तो लोगों ने उन्हें पागल ही समझा होगा। उनके पास इस कहानी को साबित करने के लिए क्या सबूत थे? सिर्फ ये कह देना कि सब जुड़ा हुआ था काफी तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। वैगनर के पास 4 बहुत मजबूत सुराग थे। पहला और सबसे मजेदार सबूत था महाद्वीपों का आकार। इसे जिगसॉ फिट कहते हैं। जिगसॉ फिट मतलब जैसे पजल के टुकड़े जुड़ते हैं? एकदम वही। अगर तुम आज दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखो, तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जैसे किसी पजल के 2 खोए हुए टुकड़े हों। हाँ, ये तो है। ये संयोग होने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। पर क्या सिर्फ आकार का मिलना काफी है? ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है ना? बहुत अच्छा सवाल है। और वैगनर भी ये जानते थे, इसलिए वो दूसरे सुराग पर गए, चट्टानें और पहाड़। उन्होंने देखा कि सिर्फ किनारे ही नहीं मिलते, बल्कि जहां ये दोनों महाद्वीप जुड़ते हैं, वहां की चट्टानों की बनावट और उम्र भी बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा। इतना ही नहीं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो पुराने पर्वत हैं, उनकी बनावट और दिशा यूरोप के पश्चिमी तट पर मौजूद पर्वतों से हूबहू मिलती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने एक ही पर्वत श्रृंखला को बीच से फाड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया हो। ठीक है, ये ज्यादा ठोस सबूत लगता है। मतलब पजल के टुकड़ों पर बनी तस्वीर भी मैच हो रही है। और तीसरा सबूत क्या था? नोट्स में हिमानीकरण लिखा है। इसका क्या मतलब है? हिमानीकरण का मतलब है किसी जगह पर बर्फ की मोटी चादरों का फैलना, जैसे ग्लेशियर। आज भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहें कितनी गर्म है ना? हाँ, बहुत गर्म।
लेकिन इन सभी जगहों पर करोड़ों साल पुरानी चट्टानों पर ग्लेशियर से बने गहरे खरोचों के निशान मिले हैं। क्या गर्म देशों में बर्फ के निशान? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ये सारे जमीन के टुकड़े एक साथ जुड़े हुए थे और दक्षिणी ध्रुव के पास थे, जहां इतनी ठंड पड़ती है कि ग्लेशियर बन सकें। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि ये सब कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और चौथा सबूत तो मेरे ख्याल से सबसे मजबूत होगा, जीवाश्म यानी फॉसिल्स। हाँ, ये निर्णायक सबूत था। वैज्ञानिकों को कई ऐसे पुराने पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले जो आज हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। जैसे मेसोसॉरस नाम का एक छोटा मगरमच्छ जैसा जीव था जो सिर्फ ताजे पानी में तैर सकता था। उसके जीवाश्म सिर्फ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में ही मिलते हैं। तो वो पूरा अटलांटिक महासागर तैर कर तो नहीं गया होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह लिस्टोसॉरस नाम के जमीनी जानवर के जीवाश्म अफ्रीका और भारत में मिले हैं, और ग्लोसोप्टेरिस नाम के एक पौधे के जीवाश्म तो गोंडवाना लैंड के सभी हिस्सों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में मिले हैं। सब जगह? हाँ, इस पौधे के बीज इतने भारी थे कि वो हवा या पानी में बहकर दूसरे महाद्वीपों तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इसका एक ही मतलब था, ये सारी जगह कभी एक थीं। ये सारे सबूत तो बहुत मजबूत लगते हैं। मतलब केस तो सुलझ जाना चाहिए था। अगर वैगनर के पास इतना कुछ था, तो फिर उस समय के वैज्ञानिकों ने उनकी बात मानी क्यों नहीं? कमी कहाँ रह गई थी? और दोस्त, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। वैगनर ने ये तो बता दिया कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उन्हें खिसकाने वाली ताकत कहाँ से आ रही है। What was the engine? What was the force? अच्छा, तो उनसे पूछा गया कि आखिर कौन सी शक्ति है जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को हिला सकती है। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? यहीं पर वेगनर फंस गए। उन्होंने दो वजहें दी और दोनों ही मतलब कमजोर निकली। एक तो उन्होंने कहा कि जब अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहा था तो समुद्र की नीचे की परत ने उसे रोका, जिससे रॉकी और एंडीज जैसे पहाड़ बन गए। लेकिन इससे पहले वो कह चुके थे कि महाद्वीप समुद्र की परत पर तैर रहे हैं। अरे, तो एक ही चीज एक साथ तैरा भी रही है और रोक भी रही है। ये बात विरोधाभासी हो गई। हाँ, ये तो उल्टी बात हो गई। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी कमी थी वो ताकत जो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ज्वारीय बल इन महाद्वीपों को खींच रहा है। ओके। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर बताया कि ये बल इतना कमजोर है कि वो पत्ता भी नहीं हिला सकता। महाद्वीप तो बहुत दूर की बात है। अगर ये बल इतना ताकतवर होता तो वो पृथ्वी का घूमना ही बंद कर देता। ओहो। बस इसी एक सवाल का जवाब न होने की वजह से उनकी पूरी थ्योरी को लगभग 50 सालों के लिए नकार दिया गया। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वैगनर ने दरवाजा तो खोल दिया था, पर असली रहस्य कोई और सुलझाने वाला था। कौन था वो? वो थे आर्थर होम्स। होम्स ने एक नया आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि असली ताकत पृथ्वी के बाहर चांद सूरज में नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर? कैसे? होम्स ने कहा कि पृथ्वी का कोर बहुत गर्म है। इस गर्मी की वजह से पृथ्वी के मैंटल में मौजूद पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर सतह के नीचे आकर फैलता है और ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी बर्तन में पानी उबालते हो, गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा नीचे जाता है। अच्छा। इन गोल गोल घूमने वाली धाराओं को संवहन तरंगें या कन्वेक्शन करंट्स कहा गया। और ये तरंगे महाद्वीपों को कैसे हिलाती हैं? इसे ऐसे समझो कि महाद्वीप इन तरंगों के ऊपर रखी एक कन्वेयर बेल्ट पर हैं। कन्वेयर बेल्ट पर? हाँ, जहाँ ये गर्म तरंगें ऊपर उठकर दो दिशाओं में फैलती हैं, वो अपने ऊपर के महाद्वीप को भी दो हिस्सों में तोड़कर अलग अलग दिशाओं में धकेल देती हैं। और जहाँ ये तरंगें ठंडी होकर वापस नीचे जाती हैं, वो दो महाद्वीपों को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। वाह, तो ये थी वो ताकत जिसके बारे में वैगनर नहीं बता पाए थे। और जब ये दो महाद्वीपों को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं तो क्या होता है? नोट्स में वलित पर्वतों का जिक्र है। बिल्कुल। जब दो महाद्वीप टकराते हैं तो उनके बीच की जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो मुड़कर ऊपर उठ जाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे और नए पहाड़ जैसे हिमालय इसी प्रक्रिया से बने हैं। अच्छा, भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। तो होम्स ने वो इंजन खोज निकाला जिसने महाद्वीपों को खिसकाया, पर क्या इसका कोई ठोस सबूत था या ये भी सिर्फ एक थ्योरी थी? जब वैज्ञानिक पनडुब्बियों की मदद से समुद्र की गहराइयों का नक्शा बना रहे थे
और ये काम किया हैरी हेस ने। हैरी हेज, तो ये हमारी कहानी के आखिरी जासूस है। इन्होंने ऐसा क्या खोजा समुद्र के नीचे? हैरी हेस ने अटलांटिक महासागर के तल का अध्ययन करते हुए एक अविश्वसनीय चीज देखी। उन्होंने पाया कि अटलांटिक के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण तक एक बहुत लंबी पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है। इसे मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज कहा गया और उन्होंने देखा कि इस कटक के बीच की दरार से लगातार लावा निकल रहा है। लावा समुद्र के नीचे? हाँ, ये लावा पानी के संपर्क में आकर तुरंत ठंडा हो जाता है और नई जमीन बनाता है। हैरी हेज ने कहा कि ये कटक एक तरह की फैक्ट्री है जहां समुद्र का नया तल लगातार बन रहा है। फैक्ट्री? हाँ, ये नया तल पुरानी जमीन को दोनों तरफ, यानी अमेरिका को पश्चिम की ओर और यूरोप अफ्रीका को पूर्व की ओर धकेल रहा है। इसी को सागर तल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया। ये तो होम्स की थ्योरी से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब जहां संवहन तरंगे ऊपर उठ रही हैं, वहीं ये कटक बन रही है। पर इसका निर्णायक सबूत क्या था? सबूत हैरान करने वाला था। जब वैज्ञानिकों ने उस कटक के दोनों तरफ से चट्टानों के सैंपल लिए तो दो बातें सामने आईं। पहली, जो चट्टानें कटक के बिल्कुल पास थीं, वो बिल्कुल नई थी। अच्छा। और जैसे जैसे वो कटक से दूर जाते गए, चट्टानें पुरानी होती गई। दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा पैटर्न था, जैसे कोई आईना रखा हो। इसका मतलब कटक के बीच से लगातार नया लावा निकल रहा है और पुरानी चट्टानों को दोनों तरफ धकेल रहा है। एग्जैक्टली। ये वो स्मोकिंग गन सबूत था जिसकी सबको तलाश थी। इससे साबित हो गया कि समुद्र का तल फैल रहा है और महाद्वीप इसी वजह से खिसक रहे हैं। वाह! ये प्रक्रिया सिर्फ अटलांटिक में ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी चल रही है। अफ्रीका और एशिया के बीच जो लाल सागर है, वो भी इसी प्रक्रिया से बन रहा है। वो एक नया महासागर बनने की शुरुआत है। कमाल है। तो वैगनर का आइडिया सही था, बस उसके पीछे की वजह गलत थी। होम्स ने वजह बताई और हेज ने उसे साबित कर दिया। पूरी कहानी जुड़ गई। बिल्कुल। और इन तीनों के काम को मिलाकर ही आज की आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बनी है, जो हमें समझाती है कि पृथ्वी पर पहाड़, भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं। चलो, ये कहानी तो बहुत दिलचस्प थी। अब परीक्षा के लिए इसे जल्दी से दोहरा लेते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। चलो, सारे मुख्य पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ेग्नर के आइडिया से। एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा और उसी से आज के महाद्वीप बने। और उनके सबूत? 4 मेन सबूत थे। एक तो जिगसॉ फिट, मतलब महाद्वीपों के किनारों का जुड़ना। राइट। दूसरा, जुड़ने वाले किनारों पर एक जैसी चट्टानें और पहाड़। तीसरा, गर्म महाद्वीपों पर प्राचीन ग्लेशियर के निशान। और चौथा, जीवाश्म। हाँ, एक जैसे जानवरों और पौधों का अलग अलग महाद्वीपों पर मिलना। पर उनकी सबसे बड़ी कमी? वो ये नहीं बता पाए कि महाद्वीपों को खिसकाने वाली ताकत क्या है। ज्वारीय बल का उनका आइडिया गलत था। फिर आए होम्स। हाँ, होम्स ने इंजन बताया, पृथ्वी के अंदर की संवहन तरंगें या कन्वेक्शन करंट्स, जो कन्वेयर बेल्ट की तरह महाद्वीपों को खिसकाती हैं। और आखिर में हैरी हेज का सबूत। बिल्कुल, हैरी हेज का सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उन्होंने बताया कि समुद्र का तल महासागरों के बीच की कटक से फैल रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ? कटक के पास की चट्टानें सबसे नई हैं और दूर जाने पर पुरानी होती जाती हैं। परफेक्ट। तो हमने देखा कि कैसे हमारी पृथ्वी की सतह कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा गतिशील पजल की तरह है, जिसके टुकड़े लगातार खिसक रहे हैं। ये सोचना कितना कमाल का है कि आज जो दुनिया का नक्शा हम देखते हैं, वो लाखों साल पहले ऐसा नहीं था और लाखों साल बाद भी ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। और शायद करोड़ों साल बाद ये सारे महाद्वीप फिर से एक साथ आकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना देंगे। विज्ञान की यही खूबसूरती है, ये हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इन सिद्धांतों को अच्छे से याद रखना ये भूगोल की बुनियाद है। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।